अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, 17 अगस्त के दिन के हवाले से अगर तारीख के अवराक कंगाल कर देखें तो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज के दिन 1988 में सदर जनरल ज़ियाउल हक अपने साथियों समेत शहीद कर दिए गए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया था, इनको क्यों और किसने शहीद किया था, वजूहात क्या थी, इनकी सियासत के पहलू कौन से हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर क्या नकूश छोड़े थे, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे पड़ोसी मुल्क काबुल के इस अनहोनाक हादसे को कि जब अमरीकी तैयारा जा रहा था तो अफगानी बाशिंदे तैयारे के साथ लटक गए और तैयारे के उड़ते ही 3-4 लोग ज़मीन पर गिरकर मौत के मुंह में चले गए। अफगान के रिहायशियों ने ये क्यों किया? क्या इसे इनकी बेवकूफ़ी कहें? क्या वो अमेरिका जाने के लिए ख्वाहिशमंद थे या फिर तालिबान की हुकूमत से तंग थे या फिर पसे पर्दा कुछ और है? नाजरीन, साथ ही साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे फल्ला एबटाबाद, जहां पर वहां के एमपीए ने दौरा किया है और लोगों के मसाइल सुने हैं और हल भी किए हैं। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे सऊदी अरब से आए हुए पाकिस्तानियों को जो कि यहाँ फंस कर रह गए हैं। चूँकि शहजादा मोहम्मद बिन लादेन ने खुद को सफ़ीर कहा था पाकिस्तान का, मगर फिर भी पाकिस्तानियों को वापस सऊदी अरब जाने के लिए इंतहाई खामोश दिखाई दे रहे हैं। इन सब के पीछे क्या वजूहातें, क्या चीन की वैक्सीन है या वजह कुछ और है? इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहरूफ सहाफ़ी, कालम नगार, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के 50 साल सियासी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के निशाहिद हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जिनसे हमने और आपने बहुत कुछ सीखा है। आइए इनसे हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, बहुत शुक्रिया। आज बड़े अहम मौजू हैं। 17 अगस्त है और 1988 में पाकिस्तान के जो बड़े तवील मियाद सदर थे वो बहावलपुर के नज़दीक एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गया। उसमें और भी काफ़ी हमारे सीनियर जर्नल्स भी थे और अमेरिकन्स भी, एम्बेसडर और बड़े लोग थे। आज का दिन बड़ा अहम है और ख़ास तौर पे जब आप अफ़गानिस्तान के हालात को देख रहे हैं तो इस तनाजुर में जनरल ज़िया आपने बड़ा अच्छा मौजू भी चुना और आपने कहा कि भाई उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे क्या नकूश छोड़े हैं। जनरल ज़िया की आमद से, उनके इक़्तिदार से, उनका जो मार्शल लॉ लगाने से और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर जो नकूश उनके इक़दामात ने छोड़े उसके ऊपर बड़ा एक सवाल उठाया जाता है। और जो कुछ लोग जमहूरियत की आड़ में उनको बड़ा उनके किरदार कुशी की हद तक आ जाते और बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में अपने जज्बात का इज़हार किया। लेकिन देखिए कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे अपने तजुर्बे की रोशनी में बात करेंगे। और क्या मैं शुरू करूँ इस गुफ्तगू को आगे सर, या पहले तो ये बताइएगा कि 17 अगस्त की तारीख क्या है और तारीखी एतबार से इस दिन को कितनी अहमियत हासिल है? जी, इस दिन में एक्चुअली पूरी कौम जो है, जिस वक्त ये हादसा हुआ, मैं चूँकि अपने तजुर्बात के हवाले से बात करता हूँ तो मैं उस वक्त जनरल मोटर्स में काम करता था। उनकी एक डीलरशिप थी, अलजमह नाम था उसका, जद्दा में। तो शाम के वक्त मेरा ख्याल में पाकिस्तान आने की तैयारियों में था, किसी ट्रैवल एजेंट के पास बैठा था तो ख़बर मिली कि एक त्यारा जो है वो उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और जिसमें सदर पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया से चले गए हैं। 17 अगस्त 1988 का वो लम्हा और फिर 5 जुलाई 1977 की वो सुबह जब वो इक़्तिदार में आए, ये मेरे सामने थी। पहली बात है कि ये एक प्योर पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ था इनका। ये जालंधर में 1924 को पैदा हुए थे और 1945 में इन्होंने इंडियन जो आर्मी थी उसमें कमीशन हासिल किया था। वो अपनी फ़ौजी खिदमात अंजाम देते रहे। ये उनका अपना एक तवील सफ़र है और ख़ास तौर पे उनकी जो ये तैनाती थी फ़ौज के सिलसिले में, तो एक तारीख़ी बात ये भी है कि उन्होंने जॉर्डन में होने वाली जो एक बगावत थी उस बगावत को कुचलने में शाह हुसैन का जो ममलकत उर्दनिया और हाशमिया के सदर थे उनका भरपूर साथ दिया था। तो उस वक्त मेरे ख़्याल में ये ब्रिगेडियर थे वहाँ पे
और ये फ़लस्तीनियों की एक बगावत हुई थी जो बाज़-औक़ात उनके क्रेडिट में भी जाती है और कोई लोग उसको डिसक्रेडिट भी करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनियों की बगावत को कुचला। वो अपनी ड्यूटी पे थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी वहाँ पे, वो ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे और जब देखा कि एक जिस मुल्क के साथ उनका ताउन है, जिस मुल्क के साथ एग्रीमेंट है, उस मुल्क में एक बगावत होती है, तो उन्होंने एक प्रोफेशनल हैसियत से अपनी ज़ाहिर है अपनी सीनियर कमांड से ये अप्रूवल ली होगी और फिर उन्होंने ऑपरेशन किया और उस मुल्क की हुकूमत को बचाया। दूसरी बात, जनरल ज़िया-उल हक की ये बहुत सारे लोग ये भूल रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुज़रा एक धूल पड़ रही है और जमहूरियत नवाजी में हम लोग उनके उस इक़दामात को, उन इक़दामात को भी गलत नज़र से देख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो नाज़रीन हैं, जो हमें सुन भी रहे हैं, जो हमें देख भी रहे हैं, हम उन्हें अपना तजुर्बा बताएं। जी बिल्कुल। क्योंकि सारे प्रोग्राम का महवर जो है वो अपने मेरे एक्सपीरियंस पे है। आप एजाज़ुल हक को स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं। आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ऑनलाइन लिए जाते, लेकिन चूँकि आज बरसी की तकरीबात हैं जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 5 जुलाई 1970 से पहले जो हालत थी वो यकीनन परेशान कुन हालत थी। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमहूरियत, देखें पहली बात तो कि मामलात दोनों के अब अल्लाह पाक के पास चले गए हैं। हमने तो अपनी वो बात करनी है जो अपना एक्सपीरियंस है, हमने बायस्ड होकर बात नहीं करनी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो खूबियाँ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में किया या जिस तरह इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने कोशिश की, एक जीता हुआ इलेक्शन शेख मुजीबुर रहमान का जो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते थे 1970 में, उनको नहीं दिया गया इक़्तिदार और उसकी जगह उन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर एक अपनी जो हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने सारी जद्दोजहद की। कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जनरल असम्बली में जो पोलैंड की करारदाद थी वो ये थी कि भाई रोका जाए, जहाँ कहीं भी आपकी फोर्सेस हैं वो 3 दिसंबर वाली पोजीशन पे चली जाएं। 3 दिसंबर को वार ब्रोकआउट हुई थी आपके वेस्ट पाकिस्तान में, ठीक है जी। अब उन्होंने, भुट्टो साहब तो पहले जा नहीं रहे थे उस मीटिंग में, उस असम्बली में नहीं जा रहे थे, उन्होंने बहाना किया कि मुझे फ्लू है, फिर उनको जाना पड़ा और जाके उन्होंने इश्ताल में वो पेपर्स फाड़ दिए। अब लोग कहते हैं कि जिस वक्त ये पेपर फट रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान टूट रहा था। देखिए ये जमहूरियत है, जिस जमहूरियत के हुस्न की ये बात करते हैं, हुस्न तो ये है कि जिसके पास अक्सरियत है वो इक़्तिदार संभाले। अब जब हम अपने इलेक्शंस को देखते हैं तो आप देखें कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई कि वो हुकूमत संभाले। इससे पहले 2013 में जनाब नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप आए हैं हुकूमत संभालें, और फिर उसके बाद 2008 आ जाता है जब बेनज़ीर शहीद भी हो जाती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड मिलती है तो उनको भी हुकूमत दे दी गई। ये 2-3 टर्नओवर पाकिस्तान के खूबसूरत जमहूरियत का दौर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो क्यों उन्होंने ऐसा किया और क्यों ज़िया-उल हक जो है वो मंजर आम पर है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी जो नई नस्ल है उनको इन बारीकियों के साथ कोई नहीं बताता। सारे ये कहते हैं जी कि जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जमहूरी हुकूमत को ये कर दिया, जमहूरी हुकूमत को वो कर दिया। बाबा आप देखें तो उनके हालात क्या थे। 5 जुलाई से पहले जो मार्च के इलेक्शन थे उसमें इतनी धांधली हुई
कि पाकिस्तान की तमाम पार्टियों का एक इत्तेहाद बना, जिसको पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहा गया, पाकिस्तान नेशनल PNA। और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की भी एक दफ़ा आपने बात की थी कि उसमें रियासत मदीना और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में क्या फ़र्क है। ये आपने सवाल किसी प्रोग्राम में उठाया था, मुझे याद है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई, इसको 9 सितारे कहते थे। उसमें मुझे अभी नाम अगर ना भी याद हो तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून तो खैर पैदा ही नहीं हुई थी, मुस्लिम लीग थी, उसमें जमात इस्लामी थी, उसमें पाकिस्तान जमीयत उलमाए पाकिस्तान थी जो शाह मंदुरानी की थी, फिर जमीयत उलमाए इस्लाम थी जिसमें मुफ्ती महमूद साहब थे, फजल रहमान साहब के वालिद साहब थे। इस तरह जमीयत अहले हदीस थी, ये भी लोग थे। इसमें नेशनल अवामी पार्टी भी थी वली खां की। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि सारी पार्टी राइट की थी, इसमें लेफ्ट की पार्टी भी थी जो कम्युनिस्ट और रशियन ब्लॉक की थी। तो ये सारी 9 पार्टियां किसी तरह बनती हैं, इनके 9 सितारे थे, इनको हल का निशान मिला था और एक इनका ग्रीन फ्लैग था। उस फ्लैग के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े। उन्हीं इलेक्शंस में मैं ये 1977 के इलेक्शन थे, यस। तो उन्हीं इलेक्शन में मैं अपने बागबानपुरा वाला जो घर है उसके पास पीर बख्श मॉडल स्कूल है, PV मॉडल स्कूल, उसमें मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद अरशद भट्टी, हम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे, खान गुलाम दस्तगीर खान साहब, उनके हम एजेंट थे। अब ये पूछेंगे खान गुलाम दस्तगीर खान कौन है, तो वो मैं ताज़ा कर दूं कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर खान थे, ये उनके वालिद थे। तो मैं उनका स्टेज पे बोलता भी था, स्टेज सेक्रेटरी भी रहा, और बड़े स्टूडेंट लीडर जो नामवर थे हमारे गुजरांवाला के, उसमें नवीद अनवर नवीद हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा नामवर जो उसमें मशहूर हुए थे वो मोहम्मद सुलेमान खोखर थे। इस तरह ये लोग थे, ख्वाजा माजुद्दीन भी शायद उसमें शामिल थे। तो हम बुनियादी तौर पे जमीयत के थे, जमात इस्लामी के सपोर्टर थे हम लोग। तो जमात इस्लामी भी चूँकि उसके वो 9 सितारों में शामिल थी, तो हमने उनकी बड़ी सपोर्ट की। हमने देखा कि 1977 में पाकिस्तान की ये पार्टियां जो हैं, ये उस वक्त बड़ी कुव्वत पकड़ चुकी थी। यानी 1970 के इलेक्शन, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा हर घर पे लहरा रहा था। सिर्फ एक आध घर जो मेरा था जिसमें जमात इस्लामी का था, तराजू निशान था उस वक्त। बहुत सारे लोग इनके साथ, अवाम इनके साथ थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा बड़ा ज़बरदस्त था, वो गरीबों को जगाने का नारा था, और उस नारे के तहत वो बड़े जज्बाती मुकर्रर थे। वो किसी न किसी हद तक उनकी ज़ात जो है वो हिटलर से मिलती जुलती थी। माइक तोड़ देना, उठा के फेंक देना, कोट लोगों में फेंक देना, इस तरह की बातें करना, और वो सियासत में हर वो ड्रामे के कायल थे। उन्होंने पहली दफ़ा गरीब को टच किया। एक तो पहली बात है कि 70 के इलेक्शन बहुत ज़्यादा अवाम में मकबूल हुए कि फर्स्ट टाइम 1 मैन 1 वोट की बात थी। उससे पहले बुनियादी जमहूरियतों का दौर था, BD मेंबर्स हुआ करते थे, और वो 80,000 BD मेंबर्स जो है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे, जिसमें फातिमा जिन्ना को शिकस्त हुई। मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने लीड किया और वेस्ट पाकिस्तान में वो हार गए। ये पाकिस्तान को जो एक बड़ा झटका लगा ना इंतखाबात से, वो था जो BD मेंबर्स का इंतखाबात था, आई थिंक इस 1964। और 1970 के इलेक्शन जो है, इसने तो मुल्क 2 लख्त कर दिया, 2 हिस्से हो गए। देखिए, एक जीता था मुजीबुर रहमान। बिल्कुल। आज देखें, ज़ियाउल हक की शहादत के दिन हम पीछे से बांध के ला रहे हैं। बिल्कुल। अपने जो नाजरीन हैं, जो नौजवान नाजरीन हैं, उनको ये एक लेक्चर की सूरत में उनके सामने रख रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ और मुताला पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं, जो CS करने जा रहे हैं, CSS,
हो सकता है उनके म्यार के ऊपर ये चीज़ पूरी ना उतरती हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इस प्रोग्राम को वो देखें तो उनको समझ आएगी एक वर्जन की। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% दुरुस्त हूँ, हो सकता है मैं दुरुस्त ना हूँ। आप मेरी जगह अगर किसी और को बैठा के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमायती है उसको बैठा लेंगे तो उसकी गुफ्तगू कुछ और होगी, उसका अंदाज कुछ और होगा। लिहाजा हमें ये देखना होगा कि जब अपने हम नाजरीन को बता रहे हों तो हम अपना नुक्ता नज़र बता रहे हैं। इससे एडिटर की राय से इख्तलाफ आप कर सकते हैं, इससे आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये चाहिए था कि वो अपोजिशन बर्दाश्त करते। उनका ये काम था कि अगर वो हार गए हैं, वहाँ पे बड़ी सीटें उन्होंने ली, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते, लेकिन ये है कि 162 और समथिंग लाइक दिस, बहुत ज़्यादा सीटें थी उनकी और भुट्टो साहब कम थे। मगर भी पाकिस्तान ने डिवाइडेड जो है ना मैंडेट दिया था, जिसमें मुस्लिम लीग दौलताना को कुछ मिले, किसी को जमात इस्लामी को भी सीटें मिल गई इस तरह। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान से राजा तरीदेव राय और या एक आध प्रोफेसर गुलाम आज़म की सीट के अलावा कुछ नहीं हुआ। मुजीबुर रहमान जीत गए। अब शेख मुजीबुर रहमान का ये हक बनता था कि उनको हुकूमत मिलनी चाहिए थी। अब मेरे यार दोस्त ये कहते हैं कि इधर तुम और उधर हम वाला जो नारा लगा था जी। ये सुर्खी निकाली थी अतर अब्बास ने, जो नवाए वक्त के थे जी। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, कि उन्होंने सुर्खी निकाली। ये भुट्टो ने नहीं कहा था कि इधर तुम और उधर हम। लेकिन ये बात इसलिए भी सच साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया था जो मार्च में 1971 में याह्या खान ने, जो सदर होते थे, कि भाई उधर आप इजलास ढाका में है, तो उन्होंने कहा मैं टांगे तोड़ दूंगा जो जाएगा जी। तो अहमद रजा कसूरी जिंदा हैं, इन्होंने कहा था मैं जाऊंगा, तो इस तरह हाँ गए थे वो, लेकिन इजलास ही नहीं हुआ ना, मुलतवी हो गया जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कहे भुट्टो को अगर हुकूमत देनी होती, अपोजिशन में बैठना होता भुट्टो को, तो भुट्टो इस तरह का काम न करते। उन्होंने उस वक्त के सदर जो है आगा याह्या खान, उनको आईने में उतारा कि आप इक़्तिदार में रहेंगे जी। आप मुजीब को ना दें इक़्तिदार, आप मुझे इक़्तिदार दें, और जब आप मुझे इक़्तिदार देंगे तो मैं आपको उसका पार्टनर रखूंगा। लेकिन भुट्टो तो बदल जाते थे ना पल में जी। उन्होंने जब ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान टूट गया, फिर हुकूमत संभाली जी। फिर जो हुकूमत उन्होंने संभाली उसमें मेरे बेटा ये हुआ कि वो अंदर के एक डिक्टेटर बन के साबित हुए। उन्होंने इक़्तिदार शेयर नहीं किया, उन्होंने जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स होती हैं, एक अच्छा मैनेजर जो होता है, अच्छा लीडर जो होता है, वो पावर्स दे देता है। देखिए मिसालें हम उस वक्त से इस वक्त पे करेंगे, जिस तरह हमारे जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने सारी मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी हुई, उन्होंने पावर डेलीगेट किया अपने मिनिस्टर्स को। तो भुट्टो साहब भी खराबी ये थी, वो अपने लोगों पे एतबार नहीं करते थे, मतलब पावर सारी उनके पास थी, और अपने पास रखते थे, किसी को बोलने नहीं देते थे, जो बोला उसको पिटवाते थे। पाकिस्तान की एक आर्मी थी, उसको ये इतना ज़्यादा डिस्क्रेडिट करते थे, उसको तजलील करते थे। फिर ये जनरल ज़िया-उल हक की बात आती है, वो बहुत लोअर पोजीशन से उनको अच्छा सर, जब आपने बात की कि 77 के इलेक्शन में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, उसके बाद जो माशाल्लाह लगाना पड़ा, तो जब उन्होंने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा शुरू की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं 90 दिन 77 की बात कर रहे हैं, 1977 बिल्कुल, तो उन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, तो क्या उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए थे? हाँ, ये अभी हम आगे चल के बात करते हैं। अभी तो ज़िया साहब का हम शुरू किया है कि ज़िया साहब एक जूनियर थे, जूनियर मोस्ट थे। उसमें पहले इन्होंने ये किया कि जैसे ही ये इक़्तिदार में आए, इन्होंने जनरल गुल हसन को आर्मी चीफ बनाया जी। याह्या खान को कर दिया नज़रबंद जी, जिसको सदर बनाना था। उसकी जगह इन्होंने चौधरी फजल इलाही से बात की, जो उस वक्त सदर थे और पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से वो इलेक्शन भी जीत के आए थे।
और उनको उन्होंने सदर बनाया। इलेक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मराली वाला के गुजर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी फैमिली से ये ताशवीन सफ्दर जो है वो MNA भी बनी। तो उनको उन्होंने जब तख्ता उलटा तो ज़ियाउल हक ने उनको ऑफ़र दी, वो सदर बन गए। ज़ियाउल हक ने चीफ जस्टिस याकूब साहब को ऑफ़र दी, वो चीफ जस्टिस बन गए। चारों सूबों के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने जनाब अली ऑफर्स कबूल की। तो यानी ज़िया ने जब ये पलटा दिया इनको जी। और उसके साथ उसने ये लोगों को भी लगाया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनको चुन के लाते हैं कि भाई आप मेरे एक ऐसे वफादार हो, उसके बारे में मनगढ़ कहानियाँ भी बहुत सारी हैं कि वो उनको उनकी तजलील करते थे, मजाक उड़ाते थे उनका। और ये भी एक बात सुनने में आई कि एक दफ़ा वो अंदर बैठे हुए थे तो ऊपर से भुट्टो साहब आ गए, तो ज़िया साहब जो है वो सिगरेट पी रहे थे और उन्होंने जलता हुआ सिगरेट अपनी जेब में डाल लिया और कपड़े जलने की खुशबू जो है वो बू कमरे में फैली, जो मेरा ख्याल है ये कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पहला काम किया 1970 और 71 जब पाकिस्तान टूटा ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ़ौज को निशाने पर रखा, उसकी तजलील की, उसकी हर जगह तजलील करते थे, फ़ौज को बुरा भला कहते थे। और 90,000 का शोशा छोड़ा हुआ था जिसमें सिर्फ 36,000 रेगुलर आर्मी थी, बाकी सारे सिविल के लोग थे। बस उनको कहना जी कि मैं उनको छुड़ा लाया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। जिनेवा मुआहदा के तहत आप कैदी किसी का रख नहीं सकते। आप अभिनंदन को रखा, अभिनंदन आपने गिरफ्तार किया था ना जी। उसको जेल में रख सके आप? नहीं रख सके ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। आप इंटरनेशनल लेवल पे यू आर बाउंड कि आपने गिरफ्तार कर लिया, आप उसको मार नहीं सकते, आपने उसको उस मुल्क के हवाले करना है, उसकी जो उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं जो कुछ भी वो करना है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने जनाब ये मामला कैश कराया, शिमला माहदा हुआ। शिमला माहदा जो पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर से जो पहली गद्दारी हुई वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, क्योंकि शिमला माहदा में यूनाइटेड नेशन में जो पास शुदा करारदादें थी उससे हट कर ये तय किया गया कि हम आपस में बैठ के मामलात हल करेंगे, हम इंटरनेशनल लोगों को इसमें नहीं डालेंगे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहला ये कहता है हम 1000 साल घास खाएंगे और हम जनाब अली उनको जो है बिल्कुल उनको क्या कहते हैं कि हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे। तो वो फौजियों की तजलील करते थे, बिल्कुल इनकी भी तजलील करते थे, अपना रंग मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। ये शरीफ इनको मौलवी कहते थे और ये बड़े माशाल्लाह मजहबी घराने से इनका ताल्लुक था। ज़ियाउल हक जो है उसने प्रेशर में आके किया। मैं आपको लाहौर की वो तारीख नहीं दे सकता, लेकिन मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे साथ अकबर बुख्ती थे और मैं 22 साल नौजवान था। लाहौर की सड़कों के ऊपर हम नारे लगाते थे फौज को देख, मार्शल लॉ लग गया था जी। नीला गुंबद एरिया में मार्शल लॉ है, उधर नहीं है, फलान जगह है, फलान जगह नहीं। लोगों ने फौज के खिलाफ नारे लगाए कि आप आगे बढ़कर इक्तदार क्यों नहीं संभालते। भुट्टो ने जे रहीम जिनकी पार्टी का सीनियर आदमी था, 12 बजे तक खाना सर्व नहीं हुआ, जे रहीम उठ के चला गया, कहना कि तुम्हारा जुल्फी अगर नहीं आता तो मैं तो खाना खा के मैं जा रहा हूँ। वो चला गया, उसके पीछे लोग भेजे, उसको मरवाया घर पे, और उसका बेटा जो सिकंदर अपने बाप को बचाने के लिए आए उसको भी मारा। FSF बनाई हुई थी, यानी वो अपनी वाइफ नुसरत भुट्टो की फाइलें उसने बनाई हुई थी। ये बड़े बड़े फन्ने खान अब चुप करके बैठे हुए हैं। ये साद रफीक का वालिद जो था ख्वाजा रफीक, ये उनको गोली मार दी असम्बली हाल के बाहर, उसकी आंखें खुली रही। इफ्तिखार तारी के दौर में ये हुआ, गुलाम मुस्तफ़ा खर और हनीफ रामे के दौर में ये हुआ। ये जो मौलाना फजल रहमान अभी कभी कभी ये जब ये APDM बनाते हैं तो इनके वालिद साहब को, मुफ्ती महमूद साहब को पाकिस्तान की कौमी असम्बली से सार्जेंट एट आर्म्स ने उठा के बाहर फेंकवा दिया था। ये था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मौलवी शमसुद्दीन इनका था, वो एक किरदार जो बलूचिस्तान से था, उसको ट्रक के नीचे दिलवा दिया था। जमात इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर अहमद थे, आप यकीन करेंगे वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे, उन्होंने लगारियों को, फारूक लगारी के बाप को हराया, इतनी बड़ी वो शख्सियत थे।
उनको मरवा दिया जनाब। इसी तरह जो बोलिया नहीं उसको इन्होंने मार दिया। मलिक सुलेमान को उठा लिया। शोरश कश्मीरी ने कहा कि किसी की जवान बेटियां भी ना हो। यानी ये मियां तफैल के साथ इतनी ज्यादती की, चूना मंडी। किस किस की आप बात करें। जावेद हाशमी जब ये कहते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब उनको मारा, उनको साथ उनको बर्फ की सिलों के ऊपर लिटा दिया। ये जुल्फकार अली भुट्टो का दौर तो खौफ था, खौफ ऐसा कि शहर की गलियों के मकीन चाप सुनते थे तो लग जाते थे दीवार के साथ। इस कदर खौफ था। खुदा की कसम, अब तो इमरान खान को लोग सामने बैठ के कहते हैं कि मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूं या फलां जर्नैल का गिरबान पकड़ूं, वो हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, वो बात तो करके देखता। अच्छा सर, तारीख में एक और चीज़ देखी गई है कि तारीख में पहली बार जो है, जब पहली बार तो ऐसा हुआ जब ज़ियाउल हक आए थे इक़्तिदार में, और दूसरी बार इमरान खान, जब अक़वाम मुत्तहिदा में जो है असम्बली में जो है तलावत की गई है, एक इमरान खान के दौर में और दूसरी ज़ियाउल हक जब इक़्तिदार में आए थे तब। देखिए ये इमोशनल चीज़ें हैं। ज़ियाउल हक ने तो आपका रुख बदल दिया। ज़ियाउल हक ने जो मगरब और अमेरिका आपका बना हुआ था ना काबा, उसको बदल के मक्का कर दिया। ज़ियाउल हक तो मक्का में, हम जद्दा में होते थे, हमारे एक सूडानी दोस्त थे अली अवद, अल्लाह ताला खुश रखे उनको, कहाँ हैं, क्रिश्चियन थे। तो वो ये कहा करते कि मिस्टर इफ्तिखार भी एक कामे पे है और इनका सदर भी इधर होता है। यानी आए रोज़ वो मक्का मुकरमा में होते थे, नमाज भी उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई, और फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा में जिस वक्त इनका गायबाना नमाज जनाजा हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में शरीक था उसमें। और खुदा की कसम, अमामे के जो मदीना मुनव्वरा थे उनकी हिचकियाँ बन गई थी, सिसकियाँ आहों में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा। देखिए हमें जमहूरियत से बड़ा प्यार है, लेकिन देखो जो अच्छा बंदा है, जिसने अच्छे काम किए, आपके मुल्क के लिए किया, आपके मुल्क को इस्टेब्लिश किया, ईरान को साथ में रखा, जोड़ के रखा, इस्लामी उम्मा का एक लीडर बन के सामने आया, नाराज़ लोगों को इकट्ठा करने वाला वो बंदा था। अब आप वो चला गया है और उसके बाद उसको अगर आप गालियाँ देते हैं तो देते रहें, अपने नामाए माल को ख़राब करें। आज अफगानिस्तान की जब आप बात करते हैं तो जनरल हमीद गुल की भी बात होती है, लेकिन जनरल हमीद गुल से बड़ा जनरल ज़िया था। आप देखें वो इतना बड़ा, जनरल हमीद गुल बड़े अच्छे मुकर्रर थे। जी सर, ये बताइएगा कि जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के पीछे क्या वजूहात थी और किसने किया ये? देखें ये जनेवा मुआहदा हो चुका था जी। उस वक्त जो है इनके जो वज़ीर आज़म थे ना, मोहम्मद खान जुनेजो, और उनके जो मिनिस्टर थे शाह अमन नूरानी, इन्होंने ज़िया की अप्रूवल के बगैर जो है ना जनेवा मुआहदा कर लिया था, जो ज़िया साहब नहीं चाहते थे। देखें ज़िया सदर थे, उन्होंने जब भी पाकिस्तान में कोई ख़राबी पैदा हुई, डिक्टेटर ने जब जमहूरी बनने की कोशिश की तो वो मारा गया। जिस तरह जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर था और वो भी पगड़ी पहन के मुकाला रहा था तो मारा गया। जब ये चौधरियों का हाथ चढ़ा तो इनके साथ उन्होंने कहा जी हम वर्दी समेत आपको इलेक्ट कराएंगे। तो मैं ये बात करना चाहता था कि ज़िया साहब की शहादत के पीछे बड़े अवामल है। ये एक ऐसी, वो क्या कहते हैं कि ऐसी कोई खुफिया चीज़ है। मैंने एक कॉलम में भी लिखा था कि बड़े लोग छोटी मौत मर जाते हैं जी। लियाकत अली खान मारा गया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ। आपके सामने बेनज़ीर मारी गई इसी पिंडे के अंदर, क्या हुआ। इसी तरह ज़िया साहब भी इस दुनिया से चले गए। कौन पीछे होता है वो आपको पता है, जो होता है पीछे जी। और साथ में उनके अपने लोग भी होते हैं, वो मरवा देते हैं। ज़ियाउल हक को बड़ा जनरल इसलिए मैं कहता हूं कि ज़ियाउल हक ने रशिया को उस वक्त चैलेंज किया था कि जब पूरी दुनिया ये समझती थी कि रशिया के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। 1971 की ब्रेकेज ऑफ पाकिस्तान में रशिया का बहुत बड़ा किरदार था। ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान में रशिया से बदला लिया। जब दरियाए आमू से पार एक सिपाही जा रहा था, वापस मुड़ के उसने देखा अपनी लाशों की गिनती उसके ज़हन में आई। सर उस वक्त भारत के ताल्लुकात रूस के साथ बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। भारत तो आपको पता, वो तो बनिए एक्सट्रीमिस्ट, वो तो फायदे का सौदा करता है, उसको जहां मारे। लेकिन ये अभी अफगानिस्तान में जो उसकी दुर्गत हुई है ना जी, वो मैं समझता हूँ कि 1971 की जंग का बदला जो है हमारी, मैं नहीं कहना चाहूँगा एक तस्लीम हो जाएगा, लेकिन हमारी कुव्वतों का
ये एक उन्होंने सर, इसी 15 के साथ अगस्त आगे को बढ़ेंगे, उनके हम ऊपर अफगानिस्तान की बात करेंगे कि कल से एक वीडियो देखी जा रही है सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है काबुल एयरपोर्ट की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, हम ज़िया शहीद की शहादत को जो अल्लाह पाक कबूल करे, उनके साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जो भी लोग गए हैं उनकी शहादत कबूल करे। और मामलात जुल्फ़ार अली भुट्टो के भी हमने डिस्कस किए, ज़िया साहब के किए, हम उनको अल्लाह के हवाले करते हुए इस जाना बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी अपने बेटे से बात कर रहा था जी। यकीन कीजिए कि सच को नहीं बोलता। अपने बेटे शकील से मैं बात कर रहा था जो सऊदी अरब से आके स्टक है। मैंने उसके कहा, बेटा अगर जहाज़ यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा हो और ये पता हो कि बगैर वीज़े के अमेरिका जाना है तो क्या होगा? कहना लगा, अबू ये वही होगा जो काबुल में हुआ था। जी। फैक्ट ये है, हम सारे इधर उधर की मारते हैं, ये जी इससे तंग थे, फलां तंग थे। इन लोगों को पता है कि दिस इज द गोल्डन चांस टू बी एन अमेरिकन। मलाला यूसुफजई ने भी कहा कि इनके लिए बॉर्डर खुले करो। अब अफगानिस्तान के रास्ते देख लेना, ये एजेंट हमारे क्या बरमारी कार्रवाई करते हैं, अफगानी पासपोर्ट और इधर उधर ये सारा कुछ करना है इन लोगों ने। ये वो चीज़ थी। मैं एक दूसरी बात भी कहूँगा, हमारे एक साफी ने भी बड़ा अच्छा लिखा, कहा उन्होंने कि ये वो लोग थे जो जासूस थे और इन्होंने अमेरिकन्स के कहने के ऊपर अपने लोग मरवाए। अब इनको अपना अंजाम नजर आ। देखिए, हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे वो तो नहीं है कि जो अपना टोका लेके बुगदा लेके कसाब की तरह कैसा फैसला हम कर देंगे, काट के रख देंगे। ये थ्योरीज हैं। नंबर 1 थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि रावलपिंडी चकलाला एयरपोर्ट एयर नूर खां पे कुछ C-130 खड़ा हो और ऐलान हो जाओ अमेरिका जाने वालों आ जाओ, तो चलो मैं तो 66 साल का बूढ़ा आदमी हूं, मेरे ख्याल में अरीशा ये स्टाफ भी सारा भाग। सर, हम तो ये कह सकते हैं ना कि जो नाखुश होंगे इमरान खान की गवर्नमेंट से वही जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये भी तो हम कह सकते हैं जो तालिबान से नाखुश है वही जाएंगे। ये बात आप मत करें। जो खुश हैं वो भी जाएंगे, जो ना खुश हैं वो भी जाएंगे। दुनिया ने पता नहीं अमेरिका को एक जन्नत बना लिया है। मेरे एक दोस्त है वहाँ पे, मुझे बताते रहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी द हेवन ऑन अर्थ प्लीज़ विजिट अमेरिका। और एक वॉइस ऑफ अमेरिका की स्पोक्स पर्सन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ जी, अच्छा नहीं लगेगा, जो अमेरिका के लिए सुबह शाम जो है वो बात करती है और पाकिस्तान को बुरा कहती है। एक दिन वो छुट्टियों पे थी तो मैंने कहा कि वो क्यों नहीं है, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं कर रही? तो मुझे बताया गया कि उसका हस्बैंड जो है कालों की आबादी में चला गया था और कालों ने उसको मार दिया और उसकी वो डेड बॉडी लेके इस्लामाबाद में आई हुई है और वो इद्दत गुजार के फिर वापस आएगी। और लोगों, जन्नत आपका मुल्क है, यहाँ रहो। मैंने प्रदेश में रह के देखा है, सऊदी अरब में बड़ी तनख्वाहें ली है मैंने, बड़े पैसे लिए मैंने, ज़िंदगी में मैं गिन नहीं सकता इतने नोट मैंने कमाए। लेकिन खुदा की कसम करके कहता हूँ कि अपने मुल्क के अंदर जो रह के, अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर जो मज़ा है वो किसी जगह नहीं है। तो ये लोग भागेंगे, ये वीज़ा एप्लीकेंट भागेंगे। क्या हुआ? हमारे एजेंटों ने क्या किया? जो फंसे हुए लोग थे जिनको वाया जाना था सऊदी अरब किसी और मुल्क के, वहाँ कमरों में नीचे ऐसे ऐसे कमरे में 15-15 गद्दे डाल दिए, जाके बैठो, 4-4 लाख रुपए उनसे ले लिए। ये एजेंट जो हैं ये पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल है कि वहाँ के लोगों को एक मौका मिला है। और अमेरिकन जो है इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपनी जान बचाते हैं। ये जब बगराम से भागे हैं ना तो 2 घंटे बाद इन्होंने एयरपोर्ट पे जाके कहा कि वी आर गोइंग। अब जो बाइडन है वो अपनी तकरीर कर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ आप, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप यकीन कीजिए कि ये जो काबुल की जो सक्सेस हुई है, तालिबान को जो एक्सेस मिली है, अगर इमरान खान ये कहता कि एब्सोल्युटली यस वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू द बेसिस, तो फिर इन जगहों पे बैठ के जो पिसनी और ग्वादर और यहाँ के आपके
पेशावर एयरपोर्ट से और इधर से जब यहाँ बैठ के महफूज जगहों पे बैठ के आपकी फ्लाइटें जाती है अमेरिकन की और वहाँ उनके ऊपर डेजी कटर्स और बम गिराए जाते, तो मैं देखता कैसे तालिबान जीतते। जी। तालिबान की सक्सेस जो है वो बढ़ते चलेगा। मतलब तालिबान की सक्सेस के पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार बड़ा हाथ है, बड़ा हाथ, ना माने लोग, बहुत बड़ा हाथ। हमारा और उनसे रिश्ता जो है वो तो, आप पानी में अगर सोटा मारें तो पानी तो अलग नहीं हो सकता ना अफगानियों के साथ। अब ये जो इंडिया है उसको क्यों जूते पड़े? मैंने कई बार इंडियन चैनल्स पे प्रोग्राम को, मैं क्या आपकी क्या दोस्ती है यार? गजनवी ने मार मार के आपका बेड़ा गर्क कर दिया, 17 दफा तो सोमनाथ के ऊपर उसने हमले किए हैं। शहाबुद्दीन गौरी आपका बड़ा दुश्मन है। आप अब्दालियों के और इन गजनवियों के और इन गौरियों के आप तो दुश्मन नंबर 1 हो। आप ये कहते थे कि भाई हमारे इंडिया में आके इन्होंने ये कर दिया और मुगलों के फलाना कर दिया। अब आपकी दोस्ती कैसे चलेगी? ये मेरी पुरानी बात जी। आपकी दोस्ती कैसे चलेगी? मैं क्या, याद रखना कि आप वक्ती तौर पे अशरफ गनियों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रह सकते हैं, लेकिन असल जो है वो उस वक्त साबित होगा। देखें, ये जो बरसात है ये जब बरसती है तो फिर छतों का पता चलता है बिल्कुल कि भाई कितनी पक्की बनी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का आपने हशर देखा था ना बारिशों में? वैसे तो जनरली वो पास हो गया, आपने कहा टिक 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 इट्स ओके। तो जब आई वहां पे बरखा और वहां के जो सादा लोग थे वो जनाब आए तो ये भाग गए साहब। 75,000 के मुकाबले में 3.5 लाख फौज, जिसको मोस्ट एडवांस अम्युनिशन, मिसाइल, गन और ये और वो, उससे ट्रेनिंग दी। इंडियंस ने ट्रेनिंग दी, अमेरिकन ने ट्रेनिंग दी उनको, फौजियों को। वो किधर रहा? वो पीतल की गाय साबित हुए मेडल्स लेने वाले हमारे सजे हुए ट्रकों की तरह। कहां गए वो लोग जो अपने आप को कहते थे कि अमेरिकन? जो बाइडेन इज सरप्राइज। मेजर गुरुवाई और टिड्डू साहब उनका वो स्पोक्स पर्सन, वो सरप्राइज। उसने कह दिया कि पाकिस्तान ने क्या जाके अंदर टैंक भेजे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जाम लगाते हो कि पाकिस्तान ने किया। ये फौज कहां से आपकी लड़ी? ये जज्बा ईमानी है। अब लोग कहते हैं यहाँ पे, मैं कल भी जिक्र किया था एक बच्ची का, और अब भी लोग ये ज्यादा कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। अब भाई कौन सी डेमोक्रेसी आपकी अंडर थ्रेट आ गई है? जिन लोगों ने अपनी हिम्मत से लड़ाई लड़ी, इनका मुकाबले किए, वो चला लेंगे हुकूमत। आपको क्या मजबूरी पड़ी हुई है? आपको कुछ नहीं कहता। आप करें इस्लामाबाद में इधर ये औरत मार्च और फलाना फलाना, और ये करते रहें, लेकिन ये याद रखना जूते आपके मुकद्दर में भी हैं। लिबरल्स, ये पाकिस्तान लिबरल्स ने नहीं बनाया था। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर बना था। मैं मौलवी की तरह तकरीर नहीं करता, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि जूते पड़ेंगे आपको, अपनी कंड के ऊपर बोरियां बांध लेना। अब एक हवा ऐसी चली है, बिल्कुल। अब वो नहीं होगा कि आप एक लड़की 3 दिन के लिए कह रही है जी मैं जा रही हूं जी अपने दोस्त के यहां जा रही हूं, फिर उसका सर कटा हुआ यहां मिलता है। अब ये आज़ादियां जो है ना, ये मादर पिदर आज़ादियां, इनके ऊपर कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी भी आप जैसी बेटी है। अब आप यहां पे बैठी हुई हैं, आपके वालिद मोहतरम अब्बासी साहब को पता है कि ये टाइम अरीशा का, इस टाइम से इस टाइम तक ये अपनी ड्यूटी पे, ये जॉब कर रही है। आधा घंटा आप लेट होके दिखाएं मुझे, आएगा ना फोन भाई का, किधर है बहन, कहाँ है, वालिद साहब पूछेंगे। मैं पूछता हूँ अपनी बेटी से, लोकेशन भेजो, कहाँ हो, वेयर आर यू, व्हाई यू आर लेट। आज मैंने पूछा, वो ऑफिस से कोई 8 बजे लेट थी, तो मेरी उसकी अम्मी ने बताया, शकील लेने गया हो, वो आज दफ्तर लेट गई थी, उसने कहा था मैं इतने बजे आऊंगा। तो वहां देखिए अपनी औलाद को कंट्रोल कर, ये मौका है आपको बताने का। आप मर जाओगे। बेटियां मार देती हैं लोगों को, बेटों को। अब क्या करे, सिस्टम ऐसा है। बेटा 1000 बिगड़ा हुआ हो, कहते इसकी शादी कर दो। बेटी के ऊपर नाम आ जाए तो बेचारी सारे हो, बाप भी मर जाता है, भाई भी मर जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है, इसको अपने दीन के अंदर आपने रह के करना है। वो खातून, उस बच्ची का मुझे बड़ा दुख है, लेकिन उसका बाप से भी ये पूछना चाहूंगा कि तुम कैसे बाप थे कि तुमने 3 दिन तक अपनी बेटी को, जनाब अली मैं फलां जगह हूं, फलां जगह, तुमने उसको इजाजत दे दी।
और अब पूरी कौम को हैजान में मुब्तला कर दिया। आप यकीन करें, पाकिस्तान की सारी बेटियां, कल भी आंसा कंदील कह रही थी कि उस वाक़या के बाद मैं डरती हूँ। मेरे अब्बू ने सऊदी अरब से फ़ोन किया, बेटा ट्राई टू बी सेफ, बी केयरफुल, फलाना ये वो। ये तो हुस्न है, खूबी है। आप बिल बना रहे थे जनाब अली, मादर पिदर आज़ाद के बाप बेटी को डांट नहीं सकता और फलाना नहीं सकता, और बेटी के साथ उसका कोई आ जाए तो आप उसको रोक नहीं सकते। बिल पास भी हो गया, लेकिन लोगों ने जब निशानदेही की तो फिर वो बिल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में पड़ा हुआ है। हमारे सेनेटर्स, हमारे मेंबर्स आंखें खोलें। आपको ये कैसे ख्याल, आपने इसी तरह खत्म नबूवत के बिल जाने दिए। आपको अपनी आंखें खोलिए। पैसे किस चीज के लेते हैं आप? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लेते हैं। आप रिव्यू करें, हर बिल को देखें, पढ़ के जाएं। डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी एल्स। मुझे एक सेनेटर ने कहा, जी फलां हमारी जो थी वो हेड थी। मैंने बोला तो बड़ा फर्क होगा आपका, आप किस चीज के पैसे लेती हो? मैंने सेनेटर को कही अभी हफ्ता पहले, फौजिया क्या नाम है उसका, चलें छोड़ें, मुझे नाम अब भूल रहा है। तो ये बात क्लियर कट है सर। बिल्कुल, अगर आप किसी सीट पर बैठे हैं तो उसका सही इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल बिल्कुल। हम इसी साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इंजीनियर साहब, JNN जो है एक बार फिर आवाम की आवाज़ बना है। फल्ला एबटाबाद का मसला भी हल हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, JNN के बारे में आप यकीन करें कि मुझे आज बात हो रही थी हाजी शाहद अबहा में। उसने कहा खुदा की कसम लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि हमारा मसला आया था आपके सामने, आपने उसको किया। तो हाजी ने, जो नज़ीर अब्बासी साहब हैं, उनके भाई ने कहा कि हम फला हॉस्पिटल का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इसी तरह के मसाइल, वो एक लड़की कत्ल हो गई थी, उस लड़की के कातिल गिरफ्तार हो गए। ये JNN ने आवाज़ें उठाई हैं लोगों की। रिखाला रोड जो है वो आगे इसके ऊपर अभी हम बात भी करेंगे, लेकिन ये देख रहे हैं ये नला की तस्वीरें हैं। मेरा जो बेसिक अच्छा सर, MPA साहब ने दौरा भी किया, तो कितना बड़े काम है, बड़ा वो पता है, उनको पता है इनके पीछे पड़े हुए लोग। MPA साहब पहले नहीं आ रहे थे, मैंने उनको बड़े मैसेजेस वगैरह किए। नज़ीर अब्बासी साहब को, हमारी पार्टी के हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जूनियर फ्रेंड है हमारे, वो नहीं आ रहे थे, आए, हम इनको लाएंगे। अब देखें ना ये मसला, ये मैं आपको सामने जो ला रहा हूँ, ये नला जो बुनियादी मरकज़ सेहत है, वहाँ भी यही हाल है, फल्ला का भी यही हाल है। अब सुना है कि उसमें वो काम होगा। और ये आवाज़ है हम लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं, डिप्रेस्ड लोगों की आवाज़ है। ये हमें बताएं, शाहद साहब को बताएं। शाहद साहब उस एरिया में हमारे फोकल पर्सन हैं, जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, लेकिन वो रहते हैं ऐसे ही हैं जैसे मुल्क के अंदर है। तो उनको बताएं, उनको अपने क्लिप्स भेजें। राजा मस्कीन साहब ने भेजा था हमें क्लिप, जो रोड बनाने के सिलसिले में, जो ये दक्खन पेसर वाला रोड का इशू था। इस तरह वो जबरी बंगला से नजफपुर रोड की हम बात कर रहे हैं, मुझे बताया था उन्होंने। ये देखें, मैं सामने आ रहा हूँ, ये मैं विजिट किया था हॉस्पिटल का। तो ये जबरी बंगला जो नजफपुर रोड है, इसकी भी हम बात करेंगे। अब सुना है वहाँ पे कोई MPA साहब हैं, वो कोई नैब के डर से वहाँ से कुछ चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ऐसा किया हुआ है। तो वैसे इमरान खान का तो आप पता है ना, जो गाजरें खाता है उसके पेट में मरोड़ ज़रूर उठवाता है, चाहे वो उसकी अपनी पार्टी का क्यों ना हो। तो इंशाल्लाह हम ये काम अपना करते रहेंगे। साथ ये भी बात करेंगे, कोविड की वजह से जो सऊदीया से आए हुए थे हमारे स्टूडेंट्स थे, लोग थे, हाँ, वो बड़े लोग आए जी, बड़े स्टूडेंट्स भी आए, मजदूर काम करने वाले आए, बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, बिजनेस खत्म हो गया। सर इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या चाइना की वैक्सीन तो नहीं है इसके पीछे? वही वैक्सीन वगैरह भी सारी हो गई है। सफीर पाकिस्तान थे वो मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा था मैं ऐसा करूँगा, तो सफ़ीर पाकिस्तान ने भी कोई काम नहीं किया, जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सफ़ीर काम नहीं करते। तो हम तो उनसे अपील ही कर सकते हैं। और शाम कुरैशी साहब से कहूँगे कि कुरैशी साहब, चैलेंजेस तो ये हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। मैंने पिछले दिन कॉलम लिखा, रुल गया मर गया पाकिस्तानी, ये मैंने कॉलम लिखा था कि भाई आए हैं लोग, अब टिक गए हैं, कुछ यहाँ पे किसी को मौका मिल गया, कोई घर से भी बना रहा है, बिजनेस सेट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको वापस ले जाने की हमें, हमारी हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया से दरख्वास्त करनी चाहिए। नवाब मालिकी हैं, सफ़ीर बैठे हुए हैं, हमारे जो क्या नाम है वज़ीर ख़ारिजा हैं, हमारे जो ओवरसीज़ के मामलात को देखने वाले लोग हैं, इनका मसला हल करें।
ओवरसीज कहा तो ये पाकिस्तानियों जाता को है कि आपको फ्लाइट्स नोट तो अच्छे खुली लगते नहीं हैं, है, फिर रियाल क्या डॉलर वजूहत उनके। है? जी जी क्या बोला? सर कहा तो ये जाता है कि फ्लाइट्स खुली नहीं है, फिर क्या वजूहत किधर है? खुली हुई है? सऊदी अरब की तो कोई नहीं खुली। सर बाकी दुबई की ममालिक खुली पर है। जी बिल्कुल। सऊदी, वो दुबई में भी बेचारे 15-15 18-18 दिन के बाद वो हमारा भांजा नफीस वो पहुंचे उधर से, उमर अरशाद और वासब भी पहुंच गए, डायरेक्ट खुली है जब उनकी। अब देखें, उम्मीद तो है, उम्मीद करते हैं। और मेरे ख्याल में अभी हमने सारे टॉपिक वगैरह बिल्कुल सर, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त भी आज ख़त्म हो गया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।